गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मिड टर्म के बाद ही हमारी फर्स्ट क्लास है। मिड टर्म से पहले हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में 3 मेथड डिस्कस कर चुके थे। लास्ट मेथड है उसी सीरीज़ में। इस मेथड को समझने के लिए पहले स्ट्रेन एनर्जी समझना ज़रूरी है। स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास एक कोई बार है और आपको उस बार को पी फोर्स से, जो कि टेंसाइल इन नेचर है, अगर आप उसको खींच रहे हैं तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो अब ओरिजिनल लेंथ नहीं रहेगी, वो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर टेंसाइल फोर्स है तो इंक्रीज़ हो जाएगी, कंप्रेसिव फोर्स है तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो खींचने में या दबाने में किसी भी बार को जितना वर्क डन हुआ वो एनर्जी कहलाता है। जैसे ये देखिए, मैंने आपको इस फिगर में एक बार दिखाया है एल लेंथ का, और उसमें दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स पी लग रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी, इसको खींचने में जितनी एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेन एनर्जी। देखिए क्या लिखा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू स्ट्रेनिंग ऑफ फाइबर्स व्हेन लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। हियर मेन पॉइंट इज विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर ये लोड मैं हटा दूं तो जो हमारा बार है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में को रीगेन कर लेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने का है। अब मैंने जब आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करने के 2 तरीके हैं, या तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व से फाइंड करते हैं या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोड डिफ्लेक्शन कर्व देखते हैं। जब लोड नहीं था तो एल लेंथ थी 0, कोई फोर्स नहीं था। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसको मैंने लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व पे ड्रॉ किया है। अब आप देखिए, पी लोड है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल्टा है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 पी इंटू डिफ्लेक्शन। और एक्सियल फोर्स के केस में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है? पी एल अपॉन ए। जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा तो स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी पी स्क्वायर एल अपॉन ए। बट ये स्ट्रेन एनर्जी इन द केस ऑफ एक्सियल फोर्स है। बट अगर बेंडिंग का केस हो तो उस केस के लिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI। अब एम एक्स क्या है? एम एक्स है एट सेक्शन, कोई भी हमने सेक्शन एक्स ले लिया, वहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू है। और जब हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको एक्सट्रीम लिमिट्स तक, मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट्स तक, तो हमको टोटल स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी इन केस ऑफ बेंडिंग। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट है एक्सियल फोर्स के केस में, सेकंड है बेंडिंग के केस में। मैंने नेक्स्ट टर्म लिखी है, स्ट्रेन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्क डन बाई द लोडेड मटेरियल। इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क डन है तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू mm और किलो न्यूटन इंटू mm। देखिए ये तो हमने पढ़ा था लोड डिफ्लेक्शन कर्व के केस में। अब हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के बीच में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने माइल्ड स्टील का ड्रॉ किया, वहाँ पे इलास्टिक पॉइंट हमने डिनोट किया। इलास्टिक पॉइंट पे जो स्ट्रेस है मैंने उसको सिग्मा ई बोला, और अल्टीमेट स्ट्रेस हमें पता है कहाँ पे मिलती है, उसको बोलते हैं सिग्मा यू। बट हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी है वो स्टोर होती है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो हमारा कर्व होता है वो लीनियर होता है। तो ये भी एक तरीके का ट्राइंगल हुआ। अगर इलास्टिक स्ट्रेस सिग्मा ई है तो एट दिस स्ट्रेस जो स्ट्रेन की वैल्यू है मैंने उसको एप्सिलॉन बोल दिया। तो देखिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुई? 1/2 इंटू ट्राइंगल का एरिया सिग्मा ई इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन फ्रॉम हुक्स लॉ क्या होता है? सिग्मा ई अपॉन ई, जहाँ ई क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2E। अब मुझे पता है हमारे जो यील्ड पॉइंट और जो इलास्टिक पॉइंट होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो हम फॉर कैलकुलेशन, फॉर डिज़ाइन पर्पस, हम इलास्टिक वैल्यू को यील्ड वैल्यू के इक्वेट कर देते हैं, यानी सिग्मा ई नियरली इक्वल टू सिग्मा वाई। तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे सिग्मा ई को सिग्मा वाई से। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बना? सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E। अब सबसे पहले इस मेथड में हमें फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। तो डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालना आनी चाहिए इस मेथड के लिए। तो पहले हम देखेंगे हम स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI।
देखिए पहला मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला एक कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर में जो फ्री एंड है इस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है W। मैंने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया mx² dx अपॉन 2EI। अब मैंने क्या करा, एट डिस्टेंस x एक सेक्शन लिया, तो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, W इंटू एक्स। एंटी क्लॉकवाइज है, सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू। तो mx क्या हो गया, -W इंटू एक्स। बस यहाँ पे mx की वैल्यू पुट कर देंगे, -W इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI। अब x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है L। क्यों, क्योंकि सिंस बीच में कोई फोर्स नहीं है तो 0 से लेकर L पूरा सेक्शन एक आ जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको 0 से लेके L के बीच में। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी स्ट्रेन एनर्जी कितनी निकल के आएगी, W² L³ अपॉन 6EI। ये कुछ चीज़ें आपको मुँह जवानी याद करनी है, क्योंकि जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं। आपको ये फिगर गिवन होगी और पूछा जाएगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, तो आप वहाँ निकालने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कुछ केसेस ऐसे हैं, स्टैंडर्ड केसेस बोलेंगे हम इनको, उन केसेस की वैल्यू आपको ऐसे ही याद करनी है। और अगर आप निकालना चाहते हैं, स्पीड अच्छी आती है, तो आप ऑन द स्पॉट निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट फिगर क्वेश्चन देखिए, अ कैंटिलीवर बीम हैविंग UDL एट इट्स टॉप एंड लेंथ ऑफ द बीम इज L। वही काम करेंगे। सबसे पहले एक सेक्शन लेंगे एट डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड, तो उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, -W इंटू एक्स इंटू XY2। सिंस एंटी क्लॉकवाइज है सेक्शन के राइट हैंड में, तो मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन। तो mx कितना हो गया, WX²/2, साइन कितना है माइनस का। बस अपना स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल mx² dx अपॉन 2EI। mx की वैल्यू पुट कर देंगे -WX²/2 और इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू L। फाइनली हमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, W² L5 अपॉन 40EI। ये बहुत सिंपल मेथड है टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट फिगर देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे जो लोड है वो W लग रहा है, टोटल लेंथ L है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैंने पहला सेक्शन लिया है 1-1, दूसरा सेक्शन लिया है 2-2। पहला सेक्शन 1-1, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लूँगा। सेंटर में W है तो सपोर्ट रिएक्शन पे वैल्यू क्या होंगी रिएक्शंस की, W/2। अब पहले सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट देखिए कितना होगा। सेक्शन के राइट हैंड में क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने देखो साइन कन्वेंशन शो कर रखा है आपको। वैल्यू क्या होगी, W/2 इंटू एक्स या RA इंटू एक्स। अब सेक्शन 2 पे देखिए, अगर मैं सेक्शन 2 पे लेफ्ट साइड से आऊँगा तो मेरी इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इक्वेशन, RA इंटू एक्स प्लस में माइनस W इंटू L माइनस एक्स माइनस L/2। तो हम इतनी बड़ी इक्वेशन ना लेके हम लोग उल्टे साइड से आके क्या कर लेंगे, एक सेक्शन और ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से सेक्शन लेंगे। राइट साइड से रिएक्शन की वैल्यू W/2 है और x की वैल्यू क्या होगी, सपोर्ट B से एक सेक्शन ले लेंगे x डिस्टेंस पे। मूवमेंट क्या बना है यहाँ से, सेक्शन के इधर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, देख लो क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या होगी, W/2 इंटू एक्स। अब दोनों सेक्शन में x की वैल्यू वेरी कैसे करेगी, देखो सेक्शन A पे x की वैल्यू 0 और सेंटर पे कितनी जा रही है, L/2। सिमिलरली फ्रॉम राइट हैंड सेक्शन B पे एट पॉइंट B पे x की वैल्यू 0 और सेंटर पे कहाँ तक जा रही है, L/2। तो ये हमारी हो गई बाउंड्री कंडीशन फॉर सेक्शन 1 एंड 2। अब बस इन दोनों mx की वैल्यू को पुट कर देना है। अब स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, हाफ पार्ट की, राइट हैंड पार्ट की और लेफ्ट हैंड पार्ट की स्ट्रेन एनर्जी को दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी बीम की इस लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमें मिल जाएगी। देखो U इज टू क्या हो गया, इंटीग्रल 0 टू L/2 फॉर सेक्शन 1। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू W/2 इंटू एक्स का स्क्वायर dx अपॉन 2EI। सिमिलरली सेम क्या होगा उधर से, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गई, 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू L W/2 x का स्क्वायर dx अपॉन 2EI। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू मिलेगी W² L³ अपॉन 96EI। ये बहुत इजी मेथड है। ये तीनों केस स्टैंडर्ड केस हैं। एक केस और आता है इसके अंदर, वो आपको कैलकुलेट करना है। इसी बीम में आपको
यू पॉइंट लोड हटा के यूडीएल लगाना है, और उस केस में आपको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करनी है कितनी होगी। ये 3 स्टैंडर्ड केस मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये आपको मुँह ज़बानी रटे होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में कभी कभी डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप डायरेक्ट देख के आंसर लगा दें। अब हमारा पर्पस स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना तो नहीं था, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इस चैप्टर में हम लोग फाइंड कर लेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक पर्टिकुलर लोडिंग की वजह से किसी एक पॉइंट पे, या तो अंडर द पॉइंट या पॉइंट से इधर उधर। अब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फाइंड करनी है यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी, तो हमको यहाँ पे कास्टिग्लियानोस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर वर्चुअल वर्क डन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसको यूनिट लोड मेथड भी बोलते हैं। पहले हम देखते हैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम। कास्टिग्लियानोस थ्योरम पहले सेकंड थ्योरम देखते हैं, फिर फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन अ स्ट्रक्चर with respect to the force applied at any point is equal to the deflection at the point of application of that force in the direction of its line of action। मतलब क्या है, देखो एक फिगर दिखाई है मैंने आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम, किसी पॉइंट पे एक डब्लू सेंटर में लोड लग रहा है, इस पॉइंट लोड की वजह से इस पॉइंट पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा। अगर मुझे ये डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो मुझे इस पॉइंट लोड की वजह से इस स्ट्रक्चर में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस फोर्स। और जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे। और डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड, मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब ये नहीं आप हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड कर लो इस वर्टिकल लोड की वजह से, जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा कास्टिग्लियानो में वो इन द लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो सेकंड कास्टिग्लियानोस थ्योरम आप याद रखेंगे, डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाय विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट लोड एट दैट पॉइंट, या टोटल लोड एट दैट पॉइंट। फर्स्ट थ्योरम देखिए, अगर आपको लोड फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन पता है उस पॉइंट पे, तो लोड कैसे फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्ट्रक्चर विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम्स आपको याद रखनी है। अब मुझे डिफ्लेक्शन तो पता लग गया, डिफ्लेक्शन मैं कास्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम से पता कर सकता हूँ। स्लोप के लिए क्या करूँगा, स्लोप के लिए बहुत ईजी है। अगर आपको रोटेशन फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है स्टोर्ड विद इन द स्ट्रक्चर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंट फाइंड करना है। अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंट फाइंड करेंगे तो रोटेशन मिल जाएगी, इसको स्लोप कहते हैं। और आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू लोड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। मैं 3 स्ट्रक्चर की स्ट्रेन एनर्जी आपको कैलकुलेट अभी करा चुका हूँ। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी मेथड तो आपको वो पार्ट तो करने ही करने हैं, बट मेन पार्ट क्या करना है, आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब देखते हैं पहला केस, मैंने आपको पहला केस यही कराया था। इस केस में मैंने स्ट्रेन एनर्जी कितनी फाइंड की थी, W² L³ 6EI। इतना पार्ट हम क्वेश्चन का पहले ही निपटा चुके हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। डिफ्लेक्शन कैसे, कास्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम क्या थी, del U/del W, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू लोड। बस कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W² L³ 6EI। W² का क्या हो जाएगा 2W, L³ ऐसे ही रहेगा, 6EI ऐसे ही रहेगा, 2 से 6 कट जाएगा, क्या बचा W/L³ 3EI। इतना आसान है इस मेथड से डिफ्लेक्शन को फाइंड करना, बट इस मेथड से स्लो फाइंड करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा अपने माइंड का यूज़ करना पड़ता है, एप्टीट्यूड एक तरीके का। देखो इस लोडिंग की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, मैं ऊपर बेंडिंग मोमेंट की फिगर बनाई है W/L, तो M की वैल्यू कितनी हो गई W/L। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंट फाइंड करना है मेरे को, तो मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी कितनी है W² L³ 6EI, मोमेंट कितना है W/L। अगर मैं इसको W से मल्टीप्लाई और W से डिवाइड कर दूं तो ऊपर कितना बन जाएगा W³ L³ और WL का टोटल क्यूब यानी M का क्यूब बन जाएगा। तो बस यही तो करना था, हमें इस एक्सप्रेशन को मोमेंट की टर्म्स में चेंज करना था, वो मैंने कर दिया। मोमेंट की टर्म्स में चेंज कितना बना,
पार्शियल डेरिवेटिव ब्रैकेट में एम क्यू अपॉन 6EI/W। पार्शियल डेरिवेटिव एम का क्या होगा, 3m², 3 से 6 कट गया, 2 बचा, एम की वैल्यू कितनी है, WL। दोबारा से एम की वैल्यू WL पुट कर देंगे तो स्लोप कितना मिल गया, WL² अपॉन 2EI। तो इस तरीके से आप यूजिंग कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ये जनरली अगर कभी भी आपके पास कैंटिलीवर का कोई केस आए तो ये मेथड बहुत सुटेबल है फॉर कैंटिलीवर बीम्स। आप कैंटिलीवर बीम्स का ज़्यादातर केस यूजिंग दिस मेथड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या था हमारा, कैंटिलीवर बीम हैविंग UDL ओवर इट्स एंटायर लेंथ। इसमें भी क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी थी, W² L5 अपॉन 40EI। करना क्या है इसका, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टोटल लोड W। टोटल लोड क्या होगा, ये UDL है, कितनी लेंथ पे लग रहा है, L लेंथ पे, तो टोटल लोड कितना हो गया, W×L। बस इसको किससे डिवाइड करना है, टोटल लोड से। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आपने अगर इसको UDL से डिवाइड कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अब ये बताओ, टोटल लोड WL है, अब पूरी टर्म्स को टोटल लोड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ W² है, वहाँ L5 है, तो मुझे W³ से ऊपर मल्टीप्लाई करना करेगा और डिवाइड करना पड़ेगा W³ से। तो ऊपर क्या बन गया, W5 L5 अपॉन 40EI W³। W5 L5 क्या हो गया, WL की पावर 5, और WL क्या है मेरा, स्मॉल WL बन जाएगा कैपिटल W। यही तो टोटल लोड है। बस इसको अब क्या कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, क्या मिल गई वैल्यू, डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू WL4 अपॉन 8EI। इतना आसान है ये, बट कभी कभी इस मेथड से जो रोटेशन निकालनी है यानी स्लोप निकालना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम इसी का दूसरा वर्जन देखेंगे कि हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड और है, वो है यूनिट लोड मेथड। इसको बोलते हैं वर्चुअल लोड या वर्चुअल वर्क मेथड, या इसको बोलते हैं कास्टिग्लियानोस मेथड। तीनों नाम इसके सेम है। तो पहले हम डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला देखते हैं। डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है इसका, इंटीग्रेशन कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू DX अपॉन EI। यहाँ पे दोनों टर्म समझनी ज़रूरी है कि कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है बेंडिंग मोमेंट एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एनी सपोर्ट। सही है, बट ये बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से है, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। जो भी लोडिंग गिवन होगी उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर सेक्शन जो कि x डिस्टेंस पे है फ्रॉम एनी सपोर्ट, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसको मैं कैपिटल M कहूँगा। अब मैं क्या करूँगा, वो लोडिंग हटा दूंगा और उस लोडिंग की जगह एक यूनिट लोड पुट कर दूंगा उसी जगह पे। अगर मैं यूनिट लोड पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल m। अगर बेंडिंग मोमेंट में यूनिट लोड की वजह से फाइंड कर रहा हूँ तो उसको बोलूँगा स्मॉल m, और बेंडिंग मोमेंट उसी जगह फाइंड करूँगा जहाँ मैंने एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से फाइंड किया था। तो कैपिटल M होगा एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से और स्मॉल m होगा यूनिट लोड की वजह से। देखते हैं कैसे। देखो ये केस हम अभी कास्टिग्लियानोस की सेकंड थ्योरम लगा के सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देखो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू DX अपॉन EI। कैपिटल M क्या था, कोई पर्टिकुलर सेक्शन ले लूँगा मैं x, और इस सेक्शन पे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, -W इंटू एक्स। निकाल चुके हैं। माइनस क्यों आया, क्योंकि सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। देखो स्मॉल m क्या था, अब मैं क्या करूँगा, इस W लोड को हटा दूंगा और उसकी जगह क्या लगा दूंगा, यूनिट लोड। यूनिट लोड की वैल्यू 1 किलो न्यूटन, या जो भी 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर या 1 न्यूटन इंटू मीटर, जो भी हमारी यूनिट होगी एक्सटर्नल लोडिंग की, और उसकी जगह क्या रख दूंगा, मैं 1 रख दूंगा। जब 1 रखूँगा तो इसी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट है ड्यू टू यूनिट लोड कितना मिलेगा, -1 इंटू एक्स। 1 है लोड, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही तो मूवमेंट होता है। बस इस m कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू पुट कर दूंगा। ये सेक्शन मेरा x कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर दूंगा। कितना आसान है, कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m की वैल्यू। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि स्मॉल m की वैल्यू वहाँ पे उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है उस जगह यूनिट लोड पुट करके फाइंड करनी है। जहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है मैं उस जगह क्या रख दूंगा, यूनिट लोड रख दूंगा। उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा x एट सेक्शन x, उसको क्या बोलूँगा, स्मॉल m।
यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ गई, WL³/3EI। देखो सेकंड फिगर में, सेकंड पे क्या लग रहा है, UDL लग रहा है, और W एक सेक्शन लिया मैंने x, इस x सेक्शन पे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, -WX²/2। ये हम पहले देख चुके हैं। डिफ्लेक्शन कहाँ फाइंड करना है मुझे, फ्री एंड पे। फ्री एंड पे क्या कर दूंगा मैं, यूनिट लोड लगा दूंगा। यूनिट लोड की वैल्यू क्या होगी, 1। अब UDL हट गया है, ध्यान रखना, स्मॉल m निकालने में एक्सटर्नल लोडिंग को रिमूव कर दूंगा मैं, और जहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना होगा वहाँ पे यूनिट लोड लगा दूंगा। अब इस यूनिट लोड की वजह से इस x सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, -1 × x। सेक्शन के इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, -1 × x। कैपिटल M की वैल्यू पुट करूँगा, स्मॉल m की वैल्यू पुट करूँगा अपने डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में, और क्या फाइंड कर लूँगा, डिफ्लेक्शन WL4/8EI। तो यूनिट लोड मेथड से या फिर वर्चुअल वर्क डन मेथड से डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है इंटीग्रल M × स्मॉल m dx/EI। अब मुझे स्लोप फाइंड करना है। स्लोप के लिए मैं क्या करूँगा, बाकी सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी, m भी वैसी रहेगा, बस यहाँ एक टर्म चेंज हो जाएगी, स्मॉल m की जगह स्मॉल m' आ गया। और स्मॉल m' मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे हमने यूनिट लोड पुट करके बेंडिंग मोमेंट निकाला था। इस स्मॉल m' में हम लोग यूनिट लोड की जगह यूनिट मोमेंट पुट करके बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। यानी अब लोड हटा देंगे, जो यूनिट लोड लगाया था, अब यहाँ यूनिट लोड नहीं लगाएंगे, अब उस पॉइंट पे यूनिट लोड की जगह यूनिट मूवमेंट लगाएंगे। 1 kN × मीटर या 1 N × मीटर का, या 1 N × mm का, जो भी रेस्पेक्टिव यूनिट दे रखी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इस फिगर में देखो, कैंटिलीवर बीम थी, सेक्शन x पे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कैपिटल M कितना होगा, -W × x। अब मैं क्या करूँगा, इस W को हटा के उस जगह क्या लगा दिया मैंने, देखो 1 kN × मीटर का क्या लगा दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगा दिया है, मूवमेंट। आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप डायरेक्शन अपोजिट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। फिर आप नेगेटिव की जगह लिख देंगे कि हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया था, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता, यानी हमारा डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा। अगर मैं इसकी जगह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लूँ तो जो बीम है वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी, और अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी विथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड। तो इस समय साइन कन्वेंशन, आप डायरेक्शन पे मत जाओ, डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो आप, बस आपको याद रखना है कि मूवमेंट की वैल्यू यूनिट लेनी है। देखो स्मॉल m' की वैल्यू क्या होगी, एट सेक्शन S, मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, इस यूनिट मूवमेंट की वजह से -1। यहाँ x से मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है, तो -1 हो गई। कैपिटल M की वैल्यू पुट करो, स्मॉल m की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके L तक, क्या मिल जाएगा, स्लोप। स्लोप कितना आया, WL²/2EI। सिमिलर इन दिस केस देखो, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से मूवमेंट कितना है, -WX²/2। m' कितना होगा, -1, क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मूवमेंट कितना लगाया है, 1 kN × मीटर का, या 1 N × मीटर का, कुछ भी यूनिट ले लो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेक्शन के इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेते हैं साइन, सेक्शन के राइट साइड में नेगेटिव, तो -1। x से मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है, बता चुका हूँ। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L तक, क्योंकि सेक्शन जो x है हमारा, जो हमने डिस्टेंस लिया x, वो फ्री एंड 0 से मैक्सिमम L डिस्टेंस तक जा रहा है, फ्री एंड तक। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, WL³/6EI। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल कैलकुलेट करवाए हैं। अब मैं आज आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपको उस असाइनमेंट को 28 तक सबमिट करना है, ठीक है। थैंक यू।